अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशर और फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इलेक्शन पटिशन, को डिसाइड किया है। एज़ यू नो, पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट थी कि जो इलेक्शन है वो 30 अप्रैल को होंगे, और अब नई पटिशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का एक्सटेंड टाइम कर दिया कि 15 दिन के अंदर 30 अप्रैल से 15 मई के अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डन है। 14 मई तक आप इलेक्शन हेल्ड करवाओगे। तो इसके तमाम कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेंगे कि अगर अब भी इलेक्शन कमीशन क्या इनकार कर सकता है इलेक्शन करवाने से, या पहले भी क्या इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की थी, तौहीन की थी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की या नहीं, और जो पहले इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसले को डिले किया था वो किन लॉज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया था। तो क्या वो लॉज़ कंटेम्प्ट के मद में आते हैं या नहीं आते? अगर कंटेम्प्ट के मद में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई? और अगर अब कोई भी अदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फ़र्द सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की नाफरमानी करेगा तो किन किन के ऊपर तौहीन अदालत लगेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है या नहीं? और अगर हो सकती है तो किस तनाज़र में? अगर नहीं हो सकती तो फिर किन लोगों के ऊपर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, और कौन लोग इस सज़ा की मद में जकड़े जाएंगे, इस सज़ा के अंदर आएंगे? स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब इलेक्शन पंजाब के अंदर 14 मई के आगे नहीं जा सकते, 14 दिन से आगे नहीं जा सकते। इनके पहले 30 अप्रैल की डेट थी, अब 14 मई की डेट है कि इसके अंदर आपने इलेक्शन हेल्ड करवाने हैं। केपीकी की पटिशन के ऊपर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसाइड नहीं किया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे ये थे कि इसके ऊपर नई पटिशन लाई जाए, उसके ऊपर हम डिसाइड कर देंगे। अगर गवर्नर डेट नहीं देता या डेट अनाउंस नहीं करता या व्हाट्सएवर, एक नई पटिशन आएगी इसके ऊपर। अब इशू ये राइज होता है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले करवा सकता है या नहीं करवा सकता? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अंदरूनी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का 4/2/2023 यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डिसाइड किया है, ये फैसला आने से पहले ही इलेक्शन की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं अंदर खाते। ये अंदरूनी इतलात हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? और उसकी वजूहात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और काबीना डिवीज़न जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के मातहत होती हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, काबीना डिवीज़न के अंदर कौन लोग आते हैं? इसके अंदर आते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी ख़जाना, जितने भी 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी साहिबान, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और काबीना डिवीज़न के मातहत आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि जो सेक्रेटरी दिफा है वो फोर्स देने का पाबंद होगा, और जो सेक्रेटरी ख़जाना है वो जो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट हैं बजट के हिसाब से इलेक्शन हेल्ड करवाने के लिए उतना बजट देने का पाबंद होगा, जो कि टोटल अब तक इलेक्शन कमीशन ने 21 अरब रुपये मांगा था, और इस 21 अरब रुपये के अंदर पंजाब और केपी की दोनों के इलेक्शन शामिल थे। अब अगर सेक्रेटरी ख़जाना जो है, फाइनेंस सेक्रेटरी, इस बजट को अप्रूव नहीं करता और 10 अप्रैल, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को बजट नहीं मिलता, तो 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कि उसको पैसा वसूल हो गया है, बजट रिसीव हो गया है या नहीं हुआ, जो उनकी डिमांड थी। अगर नहीं वसूल होता तो इलेक्शन के तनाज़र में सबसे पहली जो कंटेम्प्ट है, जो तौहीन अदालत है, 11 अप्रैल को वो सेक्रेटरी ख़जाना के ऊपर लगेगी। और अगर साथ ही इलेक्शन कमीशन ये भी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा कि हमें फोर्स प्रोवाइड नहीं की गई, तो जो दूसरी कंटेम्प्ट है वो सेक्रेटरी दिफा के ऊपर लगेगी। अब मामला सिर्फ यहीं तक रुकेगा। अगर इससे पहले इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को डिले करता है, जैसे कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले किया था, अब ज़रा उस लॉ को भी पढ़ लें कि वो कौन सा लॉ था जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने डिले किया था। वो लॉ है 254 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये आर्टिकल कुछ यूं है: फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू द टाइम डज नॉट रेंडर एक्ट एज इनवैलिड। अगर कोई अदारा किसी काम को कंप्लाई करने में, किसी काम को सरअंजाम देने में नाकाम रहता है उस मखसूस डेट पर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर वो काम उसके बाद किया जाएगा तो वो इनवैलिड होगा, यानी कि वो नाजायज़ होगा। इस एक्ट की थोड़ी सी वर्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने में आसानी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने इस लॉ का इंस्टांस कैसे लिया था। When any act or thing
इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन द पर्टिकुलर पीरियड। जब कोई भी काम, जैसे कि इलेक्शन का जो काम है, जो इलेक्शन का नज़रिया है वो ये है कि जी जिस दिन असेंबली तहलील होंगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो इलेक्शन करवाने का जो काम है या टाइम है वो 90 दिन का है। तो जब कोई भी काम उस मखसूस वक्त में उस मखसूस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो पाता जो तय किया गया था आइन के अंदर, एंड इट डज नॉट डन विद द पीरियड, और वो उस मखसूस वक्त में नहीं होता, द डूइंग ऑफ द एक्ट और थिंग शैल नॉट बी इनवैलिड, वो होने वाली चीज़ें या काम इनवैलिड नहीं होंगे, गैर कानूनी नाजायज़ नहीं होंगे, और अदरवाइज इनफेक्टिव, और किसी और सूरत में भी इनफेक्टिव नहीं होंगे, बाई रीज़न ओनली वट इट वॉज नॉट डन विद इन दैट पीरियड। उसकी रीज़न ये कि जी वो मखसूस टाइम में नहीं हुए तो अब दोबारा से कभी नहीं हो सकते। इस लॉ का इंस्टांस लिया था इलेक्शन कमीशन ने कि जी चूंकि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा कभी इलेक्शन होंगे नहीं, हम इलेक्शन की डेट थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो इससे ये इनवैलिड या इनएफेक्टिव डिक्लेयर नहीं होंगे। तो ये इंस्टांस बहुत ही पुअर था, बहुत ही अनरिलायबल था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पटिशन के अंदर डिसमिस कर दिया, डिसरिगार्ड किया कि इस लॉ का इंस्टांस यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। इसका इंस्टांस आप किसी और मद में, किसी और मुआहदे की सूरत में आप ले सकते हो। मीनिंग देयर बाय कि अगर अब इलेक्शन डिले होते हैं तो सबसे पहले कंटेम्प्ट लगेगी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पर, और अगर वो कहता है कि जी मुझे सेक्रेटरी खजाना ने बजट नहीं दिया या सेक्रेटरी दिफा ने फोर्स नहीं प्रोवाइड की सिक्योरिटी के लिए, तो उसके बाद कंटेम्प्ट लगेगी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा के ऊपर, जो 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत होते हैं। और अगर सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी खजाना ये कह दें कि जी हमें खजाने को अप्रूव करने का, या दिफा का जो सेक्रेटरी वो ये कह दे कि जी मुझे आर्म फोर्सेस देने का इख्तियार काबीना डिवीजन ने नहीं दिया या काबीना की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ, जो कि वजीर खजाना या वजीर कानून है, तो उसके बाद ये कंटेम्प्ट काबीना के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी लपेट में लेगी। और जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि अगर 11 अप्रैल तक बजट मंजूर नहीं किया जाता या फिर जो सेक्रेटरी डिफेंस है उसको उतनी फोर्स नहीं दी जाती जितनी उससे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने या चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमीशन के हेड ने डिमांड की थी, तलब की थी, और वो फोर्स सेक्रेटरी डिफेंस को काबीना की तरफ से या आर्म फोर्सेस की तरफ से देने से इनकार किया गया है, जो कि वो इनकार कतन किसी सूरत में नहीं कर सकते। जो भी आर्म फोर्सेस होंगी वो आइन के तकाज़ों को फुलफ़िल करने के लिए कभी भी इनकार नहीं कर सकती कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बहरहाल एनीवे, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और रास्ता भी फराहम कर दिया कि अगर बर्री फ़ौज, अगर हमारी जो फ़ौज है वो इतने रिक्रूट्स या इतने जवान नहीं दे सकती, वो कहीं बिज़ी है किसी और मिशन पर या किसी और काम पर, तो फिर जो रिज़र्व फोर्स हैं जिनके अंदर नेवी या एयर फोर्स मौजूद होगी, उससे वो रिक्रूट्स, उससे वो जवान लिए जाएंगे और लेकर जो वक्त की ज़रूरत है इलेक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ है वहाँ पर उनको डिप्लॉय करके उनको वहाँ पर लगाकर इलेक्शन को हेल्ड करवाया जाएगा। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो तीनों रास्ते थे, ये जो 2 या 3 रास्ते थे, इनको भी बंद कर दिया है। सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 के ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी। और अगर ये 3 अपने आप को कंटेम्प्ट से बचाने के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है, ये कभी भी, ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं, ये जो सेक्रेटरी साहिबान है, ये कभी भी कंटेम्प्ट की तरफ नहीं जाएंगे, और ना ही ये गवर्नमेंट का या किसी और नामालूम अदारे, ये गवर्नमेंट का या किसी और अदारे का, तो ये कभी भी तीनों सेक्रेटरी साहिबान इस तरह की डिमांड को मानने से मुकम्मल इनकारी होंगे जिससे इलेक्शन को डिले करवाने का तासुर दिया जाए या इनसे कोई ऐसा एक्ट लिया जाए जिससे इलेक्शन डिले होगा। और अब अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दिफा ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 205 से अपने आप को बचाना है, तो ये एज इट इज़ इलेक्शन को इन्फोर्स करवाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने का या फिर इलेक्शन को किसी भी और सेंस में डिले करने का। दूसरा रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मार्शल लॉ का है और वो फिल फूर होता नज़र नहीं आ रहा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 205 पढ़ लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका सब आर्टिकल 2 और सब क्लास ए, obsess interference with or obstruct the process of the court or in any way or disobey any order of the court, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को डिसोबे किया जाएगा, नाफरमानी की जाएगी, इंटरफेरेंस की जाएगी, कोई नया रास्ता तलाश किया जाएगा उसके अंदर। इन तमाम सूरतों में जो भी शख्स या अदारा ये काम करेगा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वैसे मैं ताज्जुब में भी हूँ
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पटिशन के अंदर भी अगर वो ये बड़ा फ़राख दिली का मुजाहरा किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं की, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई बनती थी और उन तमाम लोगों पर बनती थी जो इस प्रोसेस में, जो मैंने अभी बताया, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और एनी अदर डिपार्टमेंट्स एंड पीपल्स जो भी इस इलेक्शन प्रोसेस को डिले कराने में शामिल थे, उनके ऊपर क्लियर कट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई बनती थी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आलापन का मुजाहरा किया और इस कार्रवाई को नहीं किया इनके ऊपर। बट अब अगर इलेक्शन से इनकार होगा या इलेक्शन के अंदर तोसी होगी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लियरली इनके ऊपर कार्रवाई करेगी तौहीन अदालत की। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।